ठीक है कैंडिडेट्स, तो आज हम देखेंगे टाइप कास्टिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमने सारे डेटा टाइप पढ़ लिए राइट, जितने पाइथन में रिक्वायर्ड होते हैं डेटा टाइप वो सब हम देख चुके हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ जाता है, रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर 12 है, ठीक है, एंड यहाँ पर b इज इक्वल्स टू मेरे पास 23 है। ठीक है, अगर आप a को b में ऐड करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? बिकॉज एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, इशू है। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कि ये जो स्ट्रिंग है, बिकॉज इसे अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो मैं इसे इंटीजर में इस तरीके से टाइप कास्ट कर सकता हूँ। मतलब इंटीजर के अंदर में मैं स्ट्रिंग का कोड पास कर दूंगा तो ये 12 क्या बन जाएगा? इंटीजर का 12 बन जाएगा। ठीक है, और ये इंटीजर का 12 बन जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा कि इंटीजर इंटीजर से मेरा ऐड हो सकता है, राइट। इंटीजर इंटीजर से ऐड हो सकता है और 23 एंड 12 होकर के क्या आंसर आ जाएगा मेरा, जो भी है 35 आंसर, राइट। अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, धीरज आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा टाइप कास्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, हम वही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो हर डेटा टाइप में टाइप कास्ट नहीं होता है। जैसे हमने 10-11 डेटा टाइप पढ़े और आपको पता है 10 से 11 का कॉम्बिनेशन बताओगे तो समथिंग 121 डेटा टाइप कास्टिंग पड़ जाता है। 11 को 11 के साथ चेक करोगे तो पड़ जाएगा ना 11 × 11 का कॉम्बिनेशन, राइट। तो इंपॉर्टेंट जो टाइप कास्टिंग है हम वो देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर s इज इक्वल्स टू मेरे पास फ्लोटिंग नंबर है, राइट, स्ट्रिंग के अंदर में फ्लोटिंग नंबर है और इसी में डायरेक्ट इंटीजर में टाइप कास्ट करूं तो ये टाइप कास्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप s को टाइप कास्ट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू एरर रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कि ये कह रहा है कि भाई ये डायरेक्टली इंटीजर में टाइप कास्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये फ्लोटिंग नंबर है। पहले इसे क्या करो, फ्लोट में टाइप कास्ट करो। यस या नो? बिकॉज ये डायरेक्ट स्ट्रिंग से इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो सकता। अगर इंटीजर होता तो हो जाता, लेकिन इंटीजर में स्ट्रिंग में कैसा लिखा हुआ है? फ्लोट लिखा हुआ। तो आप पहले इसे फ्लोट में टाइपकास्ट कर लो। ये टाइपकास्ट हो गया एंड देन इस फ्लोट वैल्यू को हम ऊपर से इंटीजर में टाइपकास्ट इस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज फ्लोट को आप इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे तो कॉमन सी बात है कि डेसिमल वैल्यू को वो हटा देगा। बिकॉज इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू नहीं होता है, वो डेसिमल को पिक नहीं करेगा। इसमें कुछ पूछना है? नो। इस तरीके से हम टाइपकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट का नेम लिखा है एंड आपने इसे इंटीजर में टाइपकास्ट किया। भाई अमित एक बात बताओ, मोहन इंटीजर में टाइपकास्ट हो सकता है क्या? इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर अगर इंटीजर लिखा है तो ही इंटीजर में टाइपकास्ट होगा। स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखा है तो टाइपकास्ट नहीं होगा। अगेन वही वैल्यू एरर आंसर रिटर्न करेगा और इसे फ्लोट में या किसी और में टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी एस को अगर आप लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं या टपल में टाइपकास्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये एक एक कैरेक्टर एक्सपैंड कर देता है कुछ इस तरीके से, और ये काफी यूजफुल होता है। आगे जाकर के हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर मोहन को लिस्ट में टाइपकास्ट किया तो MOHAN इंडिविजुअली एलिमेंट असाइन हो गए अपने आप। ये नो सेम एज इट इज आप टपल में भी टाइपकास्ट करेंगे तो ये इसे भी एक इस तरीके से असाइन कर देगा MOHAN। सेट में करना चाहें तो सेट में भी कर सकते हैं, लेकिन सेट में फायदा और नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को पिक नहीं करेगा। लाइक अगर यहाँ पर अमन लिखा हुआ है तो AMAN, दो ए है तो सेट एक ही ए को पिक करेगा, राइट। एंड दूसरी चीज कि सेट में ऑर्डर्ड नहीं होता। देखिए यहाँ पर भी मोहन मेंटेन है, यहाँ पर भी मोहन मेंटेन है, लेकिन यहाँ मोहन मेंटेन नहीं है क्योंकि वो अनऑर्डर्ड होता है नेचर में, राइट। ठीक है, ऐसे ही इन सब टाइप कास्टिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कभी कभार। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनपुट फंक्शन के बारे में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे मैंने यहाँ पर कैंडिडेट से बोला इनपुट फंक्शन में ना आप मैसेज भी पास कर सकते हैं। अगर आप देखिए डायरेक्ट ऐसे रन करेंगे तो एक बॉक्स बन के आ जाएगा लेकिन इसके बगल में कुछ मैसेज नहीं होगा, राइट। आपने इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट किया, इनपुट के थ्रू कुछ भी इंसर्ट करोगे, काइंड ऑफ फॉर्म है, वो वैल्यू किसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी? जो इसके बगल में वेरिएबल होगा, राइट। अगर आप यहाँ पर नेम को प्रिंट करोगे तो करण उसके अंदर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मैं दो नंबर को एडिशन करने का अगर मैं कोड बनाऊं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला इनपुट में,
और विद में मैसेज देना चाहता हूँ, बिकॉज इनपुट मुझे पता है अगर ऐसे रन करूंगा तो बॉक्स जैसा आएगा, यूजर को पता ही नहीं इसमें भरना क्या है। ठीक है, कुछ मैसेज तो होना चाहिए ना, प्रॉम्प्ट कुछ होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट में क्या लिख देते हैं, इनपुट के अंदर में एंटर नंबर 1, यानी कि एक नंबर को एंटर करो। फिर बी में आपने क्या बोल दिया, इनपुट एंटर नंबर 2, जैसे नो। और यहाँ पर आपने बोला कि जब ये मतलब ए और बी आए तो इन दोनों को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा 34 एंटर नंबर 1, देखिए देख रहे विद मैसेज आ रहा है मेरे पास, मुझे पता है कि नंबर 1 ही एंटर करना है। नंबर 2 मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, 34 एंड 10 कितना होता है मेरा 44, लेकिन ये 44 नहीं देगा आंसर, इसने कुछ और आंसर दे दिया मुझे, राइट। अब इसने क्या आंसर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, टेक्निकल टर्म में इसे क्या बोला जाता है, कोडिंग लैंग्वेज में कॉन्केटिनेट करना या कॉन्केटिनेट करना। होता क्या है कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ मैंने लिखा मिस्टर प्लस यहाँ मैंने लिखा पाइथन, अगर दो स्ट्रिंग कोड है मेरे पास, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, दोनों कॉन्केटिनेट हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप स्पेस दे देंगे तो मिस्टर पाइथन ये मेंटेन हो जाएगा। सेम एज इट इज, ये जो मेरा इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट में जो भी लेता है इनपुट, उसे स्ट्रिंग बना देता है। क्या बना देता है, स्ट्रिंग बना देता है, यानी कि कुछ भी लिखो आप उसे वो क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। यानी आप अगर इसे टाइप ऑफ ए चेक करेंगे तो वो क्या बना दिया उसने, क्लास स्ट्रिंग बना दिया। यानी कि मुझे इनपुट के टाइम में ही इसे इंटीजर में बदल लेना चाहिए था, जैसे अनो। तो इसीलिए कभी कभार इस टाइप की टाइप कास्टिंग की ऐसे जरूरत हमें पड़ जाती है कि भाई इनपुट के अंदर जो भी कोड आ रहा है उसे क्या करना, इंटीजर में बदल लेना, टाइप कास्ट करा लेना। सेम एज इट इज दूसरा जो आ रहा है उसे भी क्या कर लेना, टाइप कास्ट करा लेना। ठीक है, अब रन करेंगे 10, दूसरा हमने रन किया 34, तो अब मेरा आंसर आ रहा है 44, यानी कि उसने 10 को इंटीजर में बदला, 34 को इंटीजर में बदला, दोनों ऐड हो गए तो दोनों 44 आंसर मेरा आ चुका है। इसीलिए हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत कभी कभार पड़ जाती है। कुछ कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है, नो। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई आप किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा a इज इक्वल्स टू 23, लाइक, और यहाँ पर आपने बोला कि a को नया ए बनाओ जिसमें ये स्ट्रिंग बन जाए, क्या बन जाए, स्ट्रिंग बन जाए। अब आप इस ए को प्रिंट करोगे तो ये दिखने में तो 23 ही दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग बन चुका है। कैसे पता लगेगा, इसके बगल में इसका टाइप चेक करिए तो ये स्ट्रिंग बन चुका है, बिकॉज ये दिखने में सेम दिख रहा है लेकिन वो स्ट्रिंग बिहाइंड द स्क्रीन वो स्ट्रिंग बन चुका है, और इसीलिए लॉजिकली वो इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, आप कुछ भी चीज को स्ट्रिंग बना सकते हैं, एनी डेटा टाइप। हाँ, एनी डेटा टाइप कैन बी टाइप कास्टेड इनटू स्ट्रिंग, बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि हर डेटा टाइप स्ट्रिंग बन सकता है, लेकिन आपके बाकी डेटा टाइप मतलब डायरेक्टली जैसे स्ट्रिंग इंटीजर नहीं बन सकता। कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास यहाँ पर ये है, राइट, तो मैं अगर इसे स्ट्रिंग बनाऊं तो ये बन जाएगा। क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग में बस कोट्स लगा देगा, ये बन गया। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है, यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी ले यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया अक्षय, लेकिन अगर आप इसे डिक्शनरी में टाइप कास्ट करोगे तो ये एरर आ जाएगा, यानी कि अक्षय एक स्ट्रिंग था लेकिन वो डिक्शनरी में टाइप कास्ट नहीं हुआ। सेम एज इट इज, अक्षय एक स्ट्रिंग है वो फ्लोट में टाइप कास्ट नहीं होगा, अक्षय एक स्ट्रिंग है वो कॉम्प्लेक्स में टाइप कास्ट नहीं होगा। लेकिन आप कोई भी डेटा उठा लो वो सब स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो जाएंगे। ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना चाहो तो ये हो जाएगा, लेकिन फायदा होता नहीं और इसका ज्यादा यूज नहीं होता। कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हमें ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, राइट। यानी कि सब डेटा टाइप स्ट्रिंग में टाइप कास्ट हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग सब डेटा टाइप में टाइप कास्ट नहीं हो सकता। कहीं कहीं पे होता भी है तो बिहेवियर बदल जाता है। कैसे, आपने अभी देखा है यहाँ पर करण को अगर आप लिस्ट में टाइप कास्ट करते हैं तो वो KARAN पे ब्रेक हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, और ये शॉर्टकट अप्रोच हम आगे यूज करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। कुछ पूछना है यहाँ पर आपको, नो। तो ये थे हमारे कुछ टाइप कास्टिंग के इंपॉर्टेंट। बाकी आपको एक होमवर्क रहेगा क्या, कि हर डेटा टाइप से आपको क्या करना है, पॉसिबल आउटकम चेक करना है कि टाइप कास्ट में क्या रिजल्ट आ सकता है। आपने इंटीजर पढ़ा है, इंटीजर का टाइप कास्टिंग ये रहेगा। आपने फ्लोट पढ़ा है, फ्लोट का टाइप कास्टिंग ये रहेगा। सेट पढ़ा है, सेट का टाइप कास्टिंग।
आपने और क्या क्या पढ़ा है बताइए, सब पढ़ा हुआ है आपने? टपल है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट लिख दिया है मैंने, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्ट्रिंग है, राइट, और बताइए, इंटीजर, फ्लोट, सेट, बुलियन है ना हमारे पास, ठीक है, बुलियन, और डी, एक नन होता है, लेकिन नन नन का कोई टाइप कास्टिंग नहीं है, नन अपने आप में नन ही है, ठीक है। इनका चेक करना है वाइस वर्सा, मतलब किसको किससे, हाँ, किसको, जैसे इंटीजर है, हाँ, तो इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, इंटीजर सेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, इंटीजर टपल में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे, एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक इंटीजर लिख लिया इधर, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्या इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, तो कॉमन सी बात है, वो तो इंटीजर हो जाएगा। इसी में क्या लिख लिया बगल में, फ्लोट, हो सकता है, हाँ हो रहा है, 23 क्या बन गया, 23.0 बन गया। सेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या इंटीजर मेरा, नहीं, मना कर रहा है, तो ये आपको पता करना है, ठीक है। टपल में कन्वर्ट हो सकता है क्या, और आपको इसका आंसर देखना है और सोचना है, और नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। ये ऐसे ही हर एक में आपको चेक करना है, इजी है ना, ठीक है, चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे, अच्छा, इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। हम्म, देखिए, ये जो एरर होता है ना, इस एरर की कंप्लीट क्लास चलती है, जैसे जैसे आगे हम जाएंगे ना, वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि कौन सा एरर है, कब क्या आता है। अभी आपका पर्पस बस इतना क्लियर रखना, जो जो एरर आ रहा है उसको नोट डाउन करके रखो, कि ये एरर इस रीजन पे आता है, मैसेज यहाँ लिखा रहता है, ठीक है, राइट। इसका पूरा प्रॉपर क्लास चलेगा, कि अभी वो बेस बना नहीं है आप लोगों का, अभी मैं एरर का डिस्कस करूंगा ना, वो डिस्कस हो नहीं पाएगा, ठीक है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल, अभी ऑब्जेक्ट वर्ड हमने नहीं समझा है, आइट्रेबल वर्ड हमने नहीं समझा है अभी, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। अभी बस ये ध्यान रखो, वैल्यू एरर आ रहा है, वैल्यू एरर लिखो, वैल्यू एरर का मैसेज लिख लो, टाइप एरर आ रहा है, टाइप एरर लिखो, टाइप एरर का मैसेज लिख लो, सिंटेक्स एरर आता है, इंडेंटेशन एरर आता है, आपका आपका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आता है, आपका की एरर आता है, आपका जीरो डिवीजन एरर आता है, आपका मेमोरी एरर आता है, कम से कम 80 प्लस एरर्स होते हैं, वो सारे आते हैं, तो एरर की क्लास में देखेंगे वो, राइट, ठीक है। बस अभी आप क्या करना है, इनको लिखना और इसके मैसेज को समझना। हाँ, यहाँ पर अगर आप ये देखना चाहते हो कि एरर समझते कैसे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंटर आपको बता देता है कि भाई यहाँ कुछ मिस्टेक कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, इंटीजर को लिस्ट में टाइपकास्ट कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर इसे बता रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे टाइप एरर दे रहा है। टाइप एरर क्यों, क्योंकि टाइप कास्टिंग नहीं हो पा रहा है, राइट, इसीलिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, लेंथ, प्रिंट, आईडी, बहुत पढ़े हैं आप लोगों ने, बहुत नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, टाइप, और ये जो मैंने जितने लिखे हैं ये सब भी इंपॉर्टेंट वही है, टाइप कास्टिंग के फंक्शन है, तो ये नहीं लिखूंगा, ये इसी में इंक्लूड कर लेना उसे, ठीक है। देन आपका रिवर्स, बताइए क्या पूछ रहे हैं, बाइनरी या बुल, बुलियन वाला, हाँ 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 हाँ, फंक्शन ना, हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पर हम अभी लिखूंगा ही मैं सारे, ओ आर डी, सी एच आर, और ठीक है, रिवर्स हो गया, मिक्स्ड हो गया, ये हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, eval, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ये कुछ हमारे पाइथन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शंस मींस जो आपके वर्क फ्लो को इजी करें, राइट। कैसे, वन बाय वन हम इनका यूज देखते हैं, कुछ 15 के अप्रोक्सीमेट है, और बाकी कुछ यहाँ पर हैं, ये तो पता ही है टाइप कास्टिंग में यूज होंगे। कल हमने इसी इंटीजर का टाइप कास्टिंग में कन्वर्ट करने में यूज किया था, याद है, बाइनरी को हमने इंटीजर नंबर में चेक करने के लिए इसी इंट को यूज किया था। मिनिमम फंक्शन देखिए क्या करेगा, a इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा अजय, आपके अकॉर्डिंग चलिए अजय आप बता देंगे, कार्तिक, इसमें सबसे मिनिमम कैरेक्टर कौन है, यहाँ पर आपने लिखा मिनिमम और ए, तो क्या बताया उसने, वो कोइंसिडेंस है कि ए ए ए ए मैच हो गया, वो उसे इग्नोर करना, ठीक है, यस या नो, कौन है मिनिमम, ए, राइट, ठीक है, अब कौन है मिनिमम,
आपको कैसे पता आई होगा, राइट? अब सोचो कैसे, क्योंकि वो ओआरडी से चेक करना पड़ेगा। ओआरडी ऑफ ए चेक करेंगे 65 था, ठीक है, और इस पूरे में सबसे छोटा वही आ रहा है। तो ये मिनिमम फंक्शन क्या चेक करता है, इनका ओआरडी चेक करता है, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग ओआरडी सबसे छोटा है वो नंबर सबसे छोटा मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, जब ओआरडी की बात आई है तो ओआरडी फंक्शन भी समझ लेते हैं। ओआरडी में आप कोई भी कैरेक्टर दीजिए वो उसका नंबर बता देगा, और कैरेक्टर मीन्स कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर में आप सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, मल्टीपल नहीं। जैसे आपने ये लिख दिया तो ये एरर दे देगा। ठीक है, ये जापान का ऑर्डर नहीं बता सकता, ये जे का ऑर्डर बता सकता है, ए का ऑर्डर बता सकता है, पी का ऑर्डर बता सकता है। इनफैक्ट जितने भी वर्ड आप टाइप करते हैं हर एक का बैकएंड में एक ऑर्डर होता है। अ से लेकर के ज्ञा तक टाइप करेंगे उसका भी एक ऑर्डर है, चाइनीज टाइप करेंगे उसका भी एक ऑर्डर है, जापानीज टाइप करेंगे उसका भी एक ऑर्डर है, फ्रेंच वर्ड का भी एक ऑर्डर है, उर्दू से लेकर के अरबी से लेकर के हर एक चीज जो टाइप होती है कीबोर्ड से, हर एक कैरेक्टर का एक ऑर्डर होता है। क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि आप क्या टाइप करते हैं। आपने ओ टाइप किया ना, वो ओ के रेफरेंस में जो ऑर्डर जा रहा है वो उसको उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओ को मतलब नहीं है उससे। ये स्टार्टिंग में ही एस का वैल्यूज कुछ स्टार्टिंग में बना दिए गए, राइट? जब सिस्टम डिजाइन हुआ तो उसी के टाइम में ये डेटा एनकोडिंग फॉर्मेट आपके दे दिए गए कि किस किस कैरेक्टर को आपने कौन सा नंबरिंग दिया, राइट? कुछ इस तरीके से आप कोई भी इसमें जो इमेज अच्छा दिख रहा है आप वो कॉल कर लो, और इमेज एम्बेड करना तो मैंने सिखा रखा है, राइट? भूल गए भाई, इमेज लगाना भूल गए हैं? देखिए ये कुछ अलग कलर का आ रहा दिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए ए कैपिटल ए का हमारा क्या आता है आपको याद होगा, कैपिटल ए का 65 आता है, राइट? तो ये डेसिमल वैल्यू पिक करता है उसका। ठीक है, चलिए ये क्रॉस वेरीफाई करें, कैपिटल के क्या आना चाहिए 75। तो यहाँ पर आपने ओ आर डी ऑफ कैपिटल के पास किया तो क्या आंसर आ रहा है 75 आ रहा है। चलिए एक और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये ग्रेटर देन ले ले, ग्रेटर देन में क्या आना चाहिए मेरा 62 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओ आर डी ऑफ ग्रेटर देन लिया तो मेरा क्या आंसर आ रहा है 62 आ रहा है। तो क्या ये याद करने वाली चीज है? नो, तो पता ही है हमें हर एक चीज जो आप प्रेस करते हैं ना उसका पर्टिकुलरली क्या होता है, एक एस्काई वैल्यू एक ऑर्डर वैल्यू होता है, हर एक चीज जो आपने कीबोर्ड से प्रेस किया। कैसे? जैसे मैंने ए इन हिंदी, भाई ए को हिंदी में क्या बोलते हैं, अ, कैसे नो? चलिए यहाँ से अ कॉपी कर लेते हैं, ये तो आ गया है, आ का भी वैसे आ जाएगा। चलिए आ से ही अ पता लग जाएगा। कैसे? ओ आर डी ऑफ आ पास करोगे तो क्या आ रहा है 2310, 2309 क्या होगा, अ होगा। यस या नो? तो इसका रिवर्स कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर फंक्शन, उसको आप नंबर बताते हैं तो वो कैरेक्टर बताता है। जैसे ओआरडी को क्या करते हैं हम, कैरेक्टर देते हैं तो वो नंबर देता है, तो कैरेक्टर फंक्शन को हम नंबर बताते हैं तो वो कैरेक्टर देता है। 2310 में क्या बता रहा है, आ ही बता रहा है ना। 2309 में क्या दे रहा है मुझे, आ आया कि नहीं आया, राइट? ठीक है, ये एक्चुअली में सिस्टम ये पिक करता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ओके, अब आपने 2309 प्लस समथिंग मैंने 50 अप्रोक्सीमेट लिया, एक मिनट, तो मेरा 2359 आ रहा है। और मैं ओ सी एच आर के अंदर हमें क्या पास करना होता है, कैरेक्टर। ठीक है, कितना आएगा भाई 61 पे आएगा मेरा, क्या 61 62 63। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है मेरा। इसमें लास्ट कैरेक्टर मेरा ये पिक कर रहा है आ के अकॉर्डिंग, बाकी जो है वो फिर आगे अलग कैरेक्टर शो कर रहा है। यही नहीं, आप इमोजीज जो भेजते हैं ना, यही है ना आपका बैच, राइट? यहाँ पर आपने ये इमोजी भेजा फॉर एग्जाम्पल, ये एक्चुअली में इमोजी गया ही नहीं था कभी, वो उसका ऑर्डर गया था, कंप्यूटर ने उसके ऑर्डर को फिर कैरेक्टर में कन्वर्ट करके फिर आपको शो किया कि ये ऑर्डर आया है तो ये इमोजी मुझे शो करना है। कैसे? ओआरडी ऑफ ये इमोजी पास करेंगे तो ये कौन से कैरेक्टर पे बैठा है, इस कैरेक्टर पे बैठा है। यानी अगर आप सी एच आर ऑफ दिस कैरेक्टर पास करेंगे तो ये इमोजी उठा देगा। क्लियर है? यानी आपने 40 पास किया, ये देखिए दूसरा इमोजी है, 41 पास किया तो ये इमोजी है, 42 पास किया तो ये रहा इमोजी, 43। एक्चुअली में कभी इमोजी गया ही नहीं था, वो यही गया था और यही टाइपकास्ट होकर के शो होता था। क्लियर है? ये बैकएंड में सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होते हैं कुछ इस तरीके से हमारे। कुछ कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है? नो, तो ऐसे ही आप रैंडमली ट्राई कर सकते हैं।
बाकी कल को हम फोर लूप सीखेंगे ना, तो फोर लूप के बेस पे मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 2 8 5 4 0 से लेकर के 1 2 8 5 या 600 के मैं इमोजीज निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि CHR ऑफ आई को शो करो, इसे प्रिंट करो। बस अभी फन पार्ट के लिए समझना इस चीज को, ठीक है। ये अभी फॉर लूप हमें समझना नहीं है, राइट। जस्ट ये कुछ इतने इमोजीज अभी मैंने लूप यूज करके निकाल लिए। अब देखिए इमोजीज के आगे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये उस रेंज में फिट हो रहे हैं, तो ये शो कर रहा है मुझे। आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ये सारे इमोजीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब, इन सब का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ये ORD और CHR फंक्शन क्लियर है आई थिंक आप लोगों को, राइट। मिनिमम, मैक्सिमम, सम और लेंथ को दोबारा समझते हैं। आपने एक ए नाम से एक आपने लिस्ट लिया, इसमें सबसे मिनिमम कौन है? 21। चलिए वो तो कोइंसिडेंस है कि आप बोल देंगे सबसे स्टार्टिंग में था तो मिनिमम आ गया। अब 65, मिनिमम ऑफ ए पास करूंगा तो देखिए अपने आप 65 पिक कर लिया। मैक्सिमम कौन है? लास्ट वाला, तो ये आपको मैक्सिमम भी रिटर्न कर देगा। इनकेस आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई मुझे सारे सारे एलिमेंट का सम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? सम ऑफ ए पास कर सकते हैं, तो वो अपने आप सारे एलिमेंट का सम मुझे रिटर्न कर देगा। इनकेस आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि यार इसके अंदर कितने एलिमेंट है मुझे गिनना है, चलो ये तो इजी थे तो मैंने गिन लिए। अब इशू है, ये नो, यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं? लेंथ ऑफ ए रन करेंगे, अपने आप वो मुझे गिन के बता देगा। बैकएंड में मेरा वो चेक कर लेता है कि कितने मेरे उसके अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं या एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मुझे शो कर देगा। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पर a इज इक्वल्स टू पाइथन लिखते हैं तो पाइथन में कितने कैरेक्टर्स हैं आपके? यहाँ पर आपने लेंथ ऑफ ए पास किया तो 6 उसने बता दिया। एक चीज ध्यान रखना, मिस्टर और स्पेस पाइथन मिलाकर के टोटल कितने हो गए? स्पेस भी इंक्लूड होता है, क्योंकि स्पेस भी एक अपना क्या है, स्पेस का भी एक अपना ऑर्डर है, यस या नो, यानी वो भी इंक्लूड होता है। यहाँ देख रहे हैं ORD में आपने क्या पास किया इस बार? स्पेस पास किया, तो वो 32 पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ उसका ORD 32 है, ऑर्डर नंबर। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ ये टेबल से आपको मिल जाएगा। 0 1 2 3 4 5 31, 32 पे क्या है, ये क्या लिखा है इधर? स्पेस लिखा है ना, 32 पे स्पेस बैठा हुआ है, राइट। ठीक है, बाकी ये सब हर एक के अपने ऑर्डर्स यहाँ पर दे रखे हैं, डेसिमल ऑर्डर्स, ठीक है। अंदाजा कुछ भी नहीं होता, सब मैथमेटिकली डिजाइन किया हुआ है कि क्या चीजों पे क्या वर्क होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप इसका अब लेंथ चेक करेंगे तो 6 तो ये था, 2 ये है और एक स्पेस है, तो 9 आना चाहिए, तो 9 रिटर्न कर देगा। परफेक्ट है, इजी है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन समझ गए सारे, ओके। देन इसके बाद प्रिंट तो पता ही है आप लोगों को, आईडी पता ही है, टाइप पता ही है, यस या नो, ठीक है। कुछ इनको समझते हैं। ये रिवर्स फंक्शन बहुत यूज होता है। जब आपके पास ये लिस्ट आया, इस लिस्ट को आप उल्टे तरीके से लिखना चाहते हैं, मतलब लास्ट के एलिमेंट स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे स्वैप होता है ना, पीछे के बच्चे आगे बैठ गए, तो वैसे इसे रिवर्स लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा भाई? हमें 657 पहले आ जाएगा, देन 354, देन 4, हाँ एंड सो ऑन, इस तरीके से रहेगा मेरा लिस्ट होना चाहिए। ये जो रिवर्स फंक्शन है, इसे आप ए पास करेंगे तो यही काम करेगा, लेकिन ये रिजल्ट नहीं देता। ये कुछ इस तरीके से मैसेज देता है और ये कहता है कि ये मेमोरी में स्टोर हो गया। क्यों? आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए ये रिजल्ट क्यों नहीं देता, सोचिए। कल को मान लेते मेरे पास 1 करोड़ एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर में, और मैं ये फंक्शन रन करा दूं और ये 1 करोड़ को शो करने लग जाए, आपको नहीं लग रहा है मेरा स्क्रीन भर जाएगा उस 1 करोड़ एलिमेंट से? यस या नो? भाई स्टोर करना एक अलग बात है, स्टोर करना, मैं डेटाबेस से भी स्टोर कर सकता हूँ डेटा, डेटाबेस में स्टोर हो सकता है। स्टोर करने में मेमोरी कंजप्शन उतना नहीं होता जितना प्रिंट करने में हो जाता है, जितना रिजल्ट को शो करने में हो जाता है, इसलिए रिजल्ट शो नहीं करता। ये कहता है कि हाँ मैंने रिवर्स कर दिया है, और मैंने कहाँ रख लिया उसे? रैम में रख लिया। रैम में कहाँ रख लिया? इस लोकेशन में रख लिया। तो अगर अगर हमें सच में देखना ही है उसे, तो ये जो आया है इसको हम लिस्ट में टाइपकास्ट करा देते हैं। क्या करा देते हैं? लिस्ट में टाइपकास्ट करा देते हैं। तो ये देखिए रिवर्स करके मुझे शो कर देगा। क्लियर?
हाँ, कितना भी होगा सारे शो हो जाएंगे। अगर आपको रिजल्ट नहीं, आप टपल कर लीजिए, कोई भी आइटरेटर होना चाहिए। लिस्ट, टपल और सेट कोई भी यूज कर सकते हैं। सेट यूज नहीं करते क्योंकि ऑर्डर बदल सकता है, इसलिए लिस्ट और टपल कोई भी आप यूज कर लो। और टपल है तो टपल को वापस से लिस्ट में बदला जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। टपल और लिस्ट आपस में वाइस वर्सा आपके टाइपकास्ट हो जाते हैं। टपल लिस्ट में बदल सकता है, लिस्ट टपल में बदल सकता है। देखिए आपने रिवर्स किया टपल में, टपल को वापस क्या बना लिया, लिस्ट बना लिया। पॉसिबल है, तो ये काम पहले भी कर सकते थे, रिवर्स कर लेते ए को और इसको क्या बना लेते, डायरेक्ट ही लिस्ट बना लेते। तो ये रिवर्स लिस्ट आया कि नहीं आपके सामने, कितना भी बड़ा एलिमेंट हो ये रिवर्स करके आपको शो करके दे देगा। इजी है, ठीक है। सेम एज इट इज ये एक्चुअल, ये तो आपके पास है। क्या ये सॉर्टेड है, मींस ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखा है? नो। अगर आपको अरेंज करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, सॉर्टेड। जैसे ही सॉर्टेड करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आपको रिटर्न करके दे देता है। दिया कि नहीं दिया इसने? परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन इस वाले में? नो। अब आप चाहते हैं सॉर्टेड को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करो, तो सॉर्टेड में डिसेंडिंग का कोई है नहीं हमारा, तो इसको, इसी सॉर्टेड को हम क्या करा लेंगे, रिवर्स करा लेंगे। बहुत बढ़िया, इसी सॉर्टेड को हमने रिवर्स करा लिया और रिवर्स रिजल्ट स्टोर हो चुका है, और उसको क्या करा लेंगे, उसको लिस्ट में टाइपकास्ट करा लेंगे। हमारे पास रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि सारी चीजें मिलके काम करती हैं। आपने देखा कि एक चीजें दूसरी चीजें पे इंटरडिपेंडेंट है, लिंक्ड है हमारी। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? नो, ठीक है। सेम एज इट इज हमारे पास ये बिन फंक्शन हमने कल पढ़ लिया था, राइट? ओआरडी और सीएचआर तो अभी पढ़ लिया। बिन फंक्शन क्या करता है, कोई भी इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देता है, राइट? आप यहाँ पर बिन पास करिए और बिन में आपने बोल दिया कि भाई मुझे इसका बाइनरी नंबर बताओ, तो मुझे इसका बाइनरी नंबर बता दे। चलिए, देन इसके बाद आ जाता है हमारा eval, execute एंड execute फाइल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे, राइट? eval का काम होता है इवेल्युएट करना, ठीक है? जैसे किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया, वो क्या होगा, इवेल्युएट होगा। इवेल्युएट होगा तो टीचर क्या करेगा, चेक करेगा और समझने की कोशिश करेगा। भाई हर स्टूडेंट का आंसर अलग होता है, अप्रोच अलग होता है, लेकिन वो ये थोड़ी ना चेक करेगा कि उसका अप्रोच अगर मतलब अलग है तो डायरेक्ट कट कर दो। आंसर सही होना चाहिए, अप्रोच कैसा भी हो, यस या नो, अप्रोच गलत नहीं होना चाहिए। तो ये इवेल्युएट भी रियल टाइम में इवेल्युएट कर लेता है कि बंदा कहना क्या चाहता है। कैसे? अगर मैं eval के अंदर अगर मैं लिखूं, ये एक मेरा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर में मैंने लिखा 2-4। 2-4 इन जनरली एक स्ट्रिंग है मेरा, राइट? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोल दूं इवेल्युएट कर लो, मतलब इसे सॉल्व करो, तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा। हाँ, इवन दो ये स्ट्रिंग है उसके बावजूद भी, मतलब ये समझ जाएगा कि अंदर एक एक्सप्रेशन था, अब उस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये उससे बहुत ज्यादा यूज होता है ये एडवांस, जब हम फंक्शंस में पहुंचते हैं ना, इवेल्युएट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने eval फंक्शन को कॉल किया और यहाँ eval के अंदर में मैंने देखिए लिखा, आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग के अंदर में मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट कर लो। देखिए मैं पूरा स्ट्रिंग के अंदर में कोड दे रहा हूँ, प्रिंट कर लो 12-23 + 34। ये मुझे उस रिजल्ट को इवेल्युएट करके प्लस प्रिंट करके भी देगा। देख रहे हैं यहाँ पर 12-23 + 34 कितना होगा भाई अमित? इतना ही आंसर आना चाहिए 23। देखिए उतना ही आंसर आ रहा है, यस या नो? इवेल्युएट रियल टाइम में इवेल्युएट कर लेता है कि ये क्या है। कैसे? इसका और क्या यूज है? a = मैंने एक इनपुट बनाया और इनपुट में मैंने बोला एंटर समथिंग, ऐसे ही मैंने बोल दिया, ठीक है? और इसे मैंने इस बार eval में टाइपकास्ट करा दिया। किसमें? eval में, इवेल्युएट में। और यहाँ पर मैं a पास कर रहा हूँ और ध्यान से देखना a का मैं क्या पास कर रहा हूँ, डेटा टाइप पास कर रहा हूँ। इस बार मैं इसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ, लिस्ट। इनपुट के अंदर में लिस्ट। अगर मैं eval नहीं करता तो इनपुट के अंदर कोई भी चीज जाती है तो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग। अगर eval नहीं होता तो इसका डेटा टाइप पहले क्या होता, स्ट्रिंग होता। बिकॉज ये eval है, इसका डेटा टाइप क्या बन के बाहर आ रहा है, लिस्ट। क्यों? उसने अपने आप क्या चेक कर लिया कि ये होना क्या चाहिए था मेरा। और यही नहीं, आपने यहाँ पर एक लिस्ट पास किया, ठीक है? और लिस्ट के साथ लिस्ट ऐड हो सकता है, और यहाँ पर आपने ये पास कर दिया इस तरीके से, तो मेरा फाइनल लिस्ट आएगा 1 2 3 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से।
1 2 3 2 3 4 5, मतलब अगर आप एक लिस्ट लेते हैं और नॉर्मली उसे ऐसे प्लस कराते हैं तो ये ऐसे एड ऑन होकर के एक नया लिस्ट रिटर्न कर देता है। यही बिहेवियर इवेल ने समझ लिया कि मुझे इसको ऐड करके रिटर्न करना है, और उसने ऐड करके फाइनल आंसर रिटर्न करके दे दिया। ये इवेलुएट का काम है। कोई कंफ्यूजन इस वाले स्टेटमेंट में? नो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैंने बोला नेम नाम से एक करण लिख लो, ठीक है, नेम नाम से क्या कर लो, करण लिख लो, और यहाँ पर मैं एंटर समथिंग में मैं कोड पास कर दिया मैंने कि नेम को प्रिंट कर लो। जैसे ही रन किया तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या प्रिंट आ गया, करण। और क्योंकि मैं दोबारा से उस ए को प्रिंट करा रहा हूँ और उसका टाइप प्रिंट करा रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है चीज। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, तो कुछ भी नहीं बचा है तो क्या बचा है, नन। और नन है तो इसलिए वो किस क्लास से बिलोंग करता है, नन टाइप से, ठीक है। लेकिन आपको समझना ये था कि उसने प्रिंट नेम के कोड को भी प्रिंट कर दिया बिकॉज वो पहले से एग्जिस्ट करता था, राइट। यानी इवेल मेरा क्या करता है, इवेल्युएट कर लेता है। बस आप इसको इस ऐसे समझो कि इवेल रियल टाइम में, रन टाइम में चेक करता है कि कोड क्या है और उसे इवेल्युएट करके सॉल्व करके दे देगा। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं एक एज अ कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला 23 माइनस 10 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंशियल 4, कुछ इस तरीके से है। इसको रन किया तो इसने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके यहाँ पर मुझे रिजल्ट दे दिया, प्लस ये भी बता दिया कि ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। इजी है, क्लियर। यानी इवैल भी हम यूज कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है। देन आ जाता है मेरा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट फंक्शन। एग्जीक्यूट फंक्शन क्या कहता है, देखो एग्जीक्यूट फंक्शन कहता है इवेल जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन इवेल में आप कोड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इवेल में आप बता सकते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होता। एग्जीक्यूट वेरिएबल डिक्लेरेशन भी सपोर्ट करता है। कैसे? मैंने सेक्शन नाम से, देखना, सेक्शन नाम से मैं एक वेरिएबल बना दिया, मैंने उसको क्या लिख दिया, बी। देन मैंने यहाँ सेमी कॉलन यूज किया, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल लाइन में स्टेटमेंट लिखना तो मैं सेमी कॉलन यूज कर सकता हूँ। देन मैंने यहाँ पर बोल दिया एज नाम से एक वेरिएबल बनाओ, और उसकी वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पर 23। मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। क्या ये कोड अभी इससे कुछ फर्क पड़ता है मुझे? नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है मेरा, इससे कभी भी सेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा। देखो अगर आप इस कोड को रन करोगे तो क्या सेक्शन डिक्लेयर हुआ? नहीं हुआ। और कोई चीज डिक्लेयर नहीं होती है और यूज होती है तो वो नेम एरर रिटर्न करता है। क्लियर है? क्या यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ? क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये एक मेरा कोड था, इसे एज अ कोड कंसीडर करो और इसे एग्जीक्यूट कर दो, जैसे इस चीज को रन करूंगा ये सेक्शन इज इक्वल्स टू बी नाम से एक वेरिएबल बना देगा, एज इज इक्वल्स टू 23 नाम का कोड रन कर देगा। इसे रन किया, कुछ आया आंसर? नहीं, क्योंकि कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसे रन करेंगे तो देखिए 23 आंसर आपके सामने आ चुका है। क्या समझे इससे? क्या समझे इससे आप? उसने एग्जीक्यूट मीन्स उसने कोड, उसे एज अ कोड कंसीडर किया कि इसे एज अ कोड ट्रीट करो, और जो ये कह रहा है उसे रन कर दो। वो क्या कह रहा है कोड, कि सेक्शन इज इक्वल्स टू बी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, एज इज इक्वल्स टू 23 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, और इसे रन कर दो। और रन कर दो तो अभी आपके सिस्टम में आ चुका है। यहाँ पर आप सेक्शन भी प्रिंट करोगे, पहले नेम एरर आ रहा था ना, अब देखिए सेक्शन भी अपने आप उसने उठा लिया। क्लियर है? और कोई इसका दूसरा एग्जाम्पल बताइए मुझे। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया a इज इक्वल्स टू एक 12 वेरिएबल ले लेना, ठीक है, सेमी कॉलन, एक लाइन में हम स्टेटमेंट देंगे इधर। दूसरा मैंने क्या बोला, b इज इक्वल्स टू 23 ले लेना, इज इक्वल्स टू, राइट। तीसरा c क्या करना, जो a प्लस b हो, यस या नो, यानी c एक वेरिएबल हो जो a और b का सम हो। एंड फाइनली चौथा क्या करना, आप c को प्रिंट कर देना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एंड इसके साथ साथ इसका टाइप भी प्रिंट कर देना। आपको ये समझ में आया कि ये पूरा कोड है, लेकिन इस बार किसके अंदर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर में। ऐसे ही रन करोगे तो देखिए आपके सामने सारा अपने आप रन हो चुका है, प्लस वो कोड सी को प्रिंट भी कर रहा था, तो उसने सी को प्रिंट भी किया। 12 एंड 23 कितना होता है, 35। एंड वो किस क्लास से बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो देखिए अपने आप आपका आंसर भी आ गया। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप कुछ ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो वो डेटा एक स्ट्रिंग डेटा जाता है, लेकिन उसका बैकएंड का इंटरप्रेटर जो है उसे एग्जीक्यूट कर देता है और रन कर देता है चीजों को, ठीक है। इस तरीके से एग्जीक्यूट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है आपका। इसी के साथ कुछ पूछना है इसमें? नो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका आ जाता है एग्जीक्यूट फाइल।
एग्जीक्यूट फाइल क्या होता है, इसके वर्ड में ही आप समझ पा रहे हो। एग्जीक्यूट फाइल पाइथन 2 का फंक्शन है, इसलिए ग्रीन नहीं शो हो रहा, देख रहे हैं? बाकी सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं, ग्रीन, लेकिन ये ग्रीन शो नहीं हो रहा, लेकिन ये रन करेगा। क्या कहता है भाई एग्जीक्यूट फाइल? कहता है कि एक फाइल दो पाइथन का जिसमें पाइथन के कोड रखे हुए हों और उस कोड को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, रन कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे। कैसे? तो यहाँ पर आ जाते हैं न्यू पे, और न्यू पे एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो टेक्स्ट फाइल को नहीं रीड करता, वो कौन से फाइल को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, पाइथन के फाइल को। और पाइथन का फाइल किससे जाना जाता है, .py एक्सटेंशन से, राइट? तो बताइए, मैं एक पाइथन का फाइल रखना चाहता हूँ इधर, मैंने नाम रख लिया marker.py, कोई कंफ्यूजन इसमें, इस स्टेटमेंट में? नो, ठीक है। मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ यहाँ पर और वहां कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे क्या कोड लिख लेता हूँ, सबसे पहला एक मैंने कोड लिख दिया, वेलकम टू टेक विद्या, ये एक मैंने कोड लिख दिया, ठीक है। दूसरा मैंने एक नेम नाम से एक इनपुट लिया और इनपुट में मैंने बोला एंटर योर नेम, ठीक है। और तीसरा मैंने बोला कि प्रिंट कर दो हेलो, हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो नेम, एंड देन मैंने यहाँ लिख दिया हाउ आर यू, राइट? डाउट, कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। एंड देन इसके बाद मैंने क्या किया, फाइनली एक मैंने यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कर दिया कुछ इस तरीके से, राइट? और यहाँ पर ये जो एक इमोजी वाला कोड था ना हमारा, ये इस लूप को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। कोई डाउट तो नहीं आप लोग को? बस ये सारा कोड है, ठीक है। अभी तक तो कुछ नहीं है ना इसमें भाई, ये सारा कोड है, पूरे को कट कर लिया और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। मतलब मैं ये कोड यहाँ नहीं चलाना चाह रहा हूँ, ये कोड मैंने स्टोर करके कहाँ रख लिया, इस फाइल में रख लिया, marker.py फाइल में। वो फाइल, अब कोड मेरे पास है क्या, नहीं है। कोड मेरे पास यहाँ सामने में नहीं है, लेकिन इस मार्कर नाम के फाइल में है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एग्जीक्यूट फाइल, कौन से फाइल को, marker.py, ठीक है। जैसे ही रन करेंगे तो पहला कोड क्या था उसका, वेलकम टू टेक विद्या। दूसरा कोड क्या था, नेम मांग रहा था, तो नेम मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अजय कुमार। उसके बाद क्या कह रहा था, हेलो अजय कुमार हाउ आर यू, और लास्ट में इमोजीज प्रिंट कर रहा था। यानी एग्जीक्यूट फाइल क्या करता है कि आपके रखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। तो जो सॉफ्टवेयर बनता है ना, वो एक्चुअली ऐसे ही बनता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे फाइल्स होते हैं उसके, और एक फाइल दूसरे फाइल को इंटरलिंक्ड करके रखा रहता है, रन करता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो वो बैकएंड से उस फाइल को पिक करता है और उसे रन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फाइल यहाँ से मैं डिलीट कर दूं तो क्या ये कोड रन होगा फिर यहाँ मेरा, नहीं, ये फाइल मिस हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं मैं डिलीट नहीं करता, मैंने इसका कुछ अलग नाम रख दिया, मान करके कि ये फाइल थी मेरे पे, तो मुझे क्या बोलेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। देख रहे हैं ना, एरर आ रहा है ना, अलग अलग तरीके के एरर आएंगे। कह रहे ऐसा कुछ फाइल मिला ही नहीं, उसे मिला नहीं तो रन कहाँ से करेगा, राइट? चलिए ये फाइल यहाँ जुपिटर में मौजूद थी इसलिए हमने नाम दे दिया, लेकिन ये फाइल अगर डेस्कटॉप पे मौजूद होगी तो पूरा पाथ देंगे उसका, ठीक है। कैसे, इस फाइल को मैंने कर लिया डाउनलोड, ये रहा डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और मुझे पता है ये फाइल अब मेरा कहाँ मौजूद है, डाउनलोड्स में मौजूद है, ठीक है। चलिए मैं डाउनलोड से भी कट करके इसे मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था, तो मैंने यहीं रख दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई एग्जीक्यूट फाइल करो, और ये फाइल इस बार मेरी यहाँ नहीं रखी हुई है, इस बार फाइल कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे रखी है। डेस्कटॉप पे रखी है तो उसका पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, अगर विंडोज 11 है तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कॉपी एज पाथ, अगर नहीं है तो प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ पर लोकेशन को कॉपी कर लोगे, किसको, लोकेशन को। लोकेशन को कॉपी करने के बाद यहाँ पर कोट्स के अंदर में पेस्ट कर दोगे, पेस्ट कर दिया। देन ये तो अभी जस्ट फोल्डर लोकेशन है, फाइल नहीं आया आपके पास अभी। फाइल स्लैश करके फाइल का क्या नाम था, मार्कर, तो यहाँ पर marker डॉट py लिख देंगे कुछ इस तरीके से, क्लियर है। और ये जब रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। ये आगे मैं सिखाऊंगा एरर क्यों आता है, अभी बस स्टार्टिंग में आपको आर लगा देना है। आर मतलब इसे एज अ पाथ कंसीडर करो, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये अब एक पाथ है। ये रन किया तो पहला कोड क्या मांग रहा था, एंटर योर नेम, यहाँ पर आपने लिख दिया कोमल, तो देखिए हेलो कोमल हाउ आर यू, एंड इमोजी प्रिंट हो गया। यानी कि अगर फाइल आपके पास मौजूद है तो डायरेक्ट नेम पिक करेगा, फाइल कहीं और मौजूद है तो पाथ पिक करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका फाइल रन हो जाएगा।
और इसी के साथ आज का क्लास डन करते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए भाई। क्लियर है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो हमारा वीकेंड स्टार्ट होगा उसमें भी एक दो क्लास अभी 11 o'clock ही चलेगी, क्योंकि जो मॉर्निंग का एक बैच है कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? एक दो क्लास और लगेंगे उसमें, तो आई थिंक इतना मैनेज कर सकते हो आप लोग एक दो क्लासेस के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक भी 11 o'clock ही हम मिलते हैं, ठीक है? एक दो दिन के लिए बस, उसके बाद फिर 10 o'clock ही रहेगा, ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है? ठीक है भाई, इस पूरे फाइल का प्रैक्टिस करना। वीडियो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मेल आईडी शेयर कर दिया है मैंने, अप्रूव कर दिया है।